जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पोस्ट मैच एनालिसिस फॉर थर्ड टेस्ट मैच डे 2, जहां पे इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक किया। फटाफट से 7 विकेट लिए इंग्लैंड के और ऑल आउट किया एक छोटे से स्कोर पे, जो कि हमें आगे चल के फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि चौथी बैटिंग हमें करनी है, जो कि हम टॉस पे ही डिस्कस कर रहे थे कि फोर्थ बैटिंग हमेशा डिफिकल्ट होने वाली है। तो उसको ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया को बॉलिंग भी करनी पड़ेगी और पहले इनिंग में बैटिंग भी करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूँ तो दूसरा दिन लगभग इंडिया के नाम ही गया था, क्योंकि इंग्लैंड ऑल आउट हुआ पहली बात तो, और जहाँ लग रहा था बड़े स्कोर बन सकते हैं वहाँ पे वो ऑल आउट हुआ था। और उसके बाद टीम इंडिया ने लगभग दिन का खेल खत्म होने तक अभी अच्छे खासे रन बना लिए। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इसका सबसे पोस्ट मैच एनालिसिस का, जहाँ की दिन की शुरुआत हुई थी। जो रूट ने जो तबाही मचाई है भाई, 8वां शतक लगा दिया है लॉर्ड्स में, 37वां शतक है इनका ये टेस्ट क्रिकेट में। तो भाई ये 13,000 रन बना चुके हैं, 3,000 प्लस रन इंडिया के अगेंस्ट बना चुके हैं। बहुत सारे कीर्तिमान इनके नाम ऑलरेडी आ चुके हैं और ये रुकने का नाम भी नहीं ले रहे। बट उसके बाद कम बैक ऑन करता है जस्सी भाई। वी ऑल बिलीव इन जस्सी भाई, जहाँ पे वो 5 विकेट का हॉल लेकर के जाते हैं, फिर से पंजा खोलते हैं। पहले टेस्ट मैच में पंजा खोला, उसके बाद तीसरे टेस्ट मैच में भी जैसी कम बैक किया वैसे ही पंजा खोला। तो ये सब पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने आपको हाई लेवल पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहले आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दिया है मैंने आपके लिए। दिन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिन की शुरुआत से पहले जाएंगे कल के आखिरी ओवर के दौरान, जहां न्यू बॉल इंडिया ने ले ली थी। जो रूट 98 में खेल रहे थे, जडेजा के पास बाउंड्री पे बॉल गई थी और जो रूट ने सिंगल लिया था, जडेजा ने थोड़ा ललचाया था कि मैं बॉल छोड़ रहा हूँ, आप डबल भाग जाओ। वहाँ पे जडेजा के हाथ पे रिस्क नहीं लिया था और वो डबल नहीं भागा। जो रूट ने 99 पे नॉट आउट रह गए दिन के खेल खत्म होने तक। अगला ओवर दिन की शुरुआत का डालना था जसप्रीत बुमराह को, तो हमने सोचा था ये बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के हाथ में होगी नई गेंद और जो रूट होंगे स्ट्राइक पे। बट होता क्या है, शतक आ जाता है जो रूट का और इसके साथ उनके नाम दर्ज होती है 8वीं सेंचुरी एट लॉर्ड्स। भाई ये जब भी 50 बनाते हैं, इनका कन्वर्जन रेट बहुत ही अच्छा होता जा रहा है, खासकर लॉर्ड्स में और इंग्लैंड में गजब की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जो रूट में बार बार बोल रहा हूँ, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट, ये लगभग सेम लीग के प्लेयर है। बट जो रूट अभी भी पीक कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। बाकी अभी इनके मैच में कोई भी नहीं, क्योंकि विराट रिटायर हो चुके हैं, केन विलियमसन कम टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ लगभग टेस्ट मैचेस कम खेलने लग गए हैं। अकेले इकलौते जो रूट है जो कि भाई क्लासिकल बल्लेबाजी करते जा रहे हैं। और यहाँ पे आप सुनेंगे नासिर हुसैन का क्या कमेंट था। एंटी ओल्ड फैशन एंड एंटी बेसबॉल डे देखने को मिला था, क्योंकि पूरी तरीके से डिफेंसिव बल्लेबाजी हुई थी इंग्लैंड की तरफ से। और ये ड्यूक्स की बॉल भाई बात मानने का नाम नहीं ले रही है, डी शेप्ड हो जा रही है बार बार, और इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। जितनी चर्चा इस टेस्ट मैच की नहीं हो रही, विकेट कीपिंग की नहीं हो रही, बैटिंग की नहीं हो रही, बॉलिंग की नहीं हो रही, फील्डिंग की नहीं हो रही, उससे ज़्यादा चर्चा इस ड्यूक्स की बॉल की हो रही है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ड्यूक्स की बॉल में कुछ तो लफड़ा या गड़बड़ चल रहा है। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टीम इंडिया का हर्डल होता है और उसके बाद ध्रुव जुरेल ही दिखते हैं हमें विकेट कीपिंग करते हुए, क्योंकि हमें न्यूज़ मिलती है कि ऋषभ पंत ने नेट सेशन ज़रूर किया, बट वो 100% फिट नहीं है, ये भी कंफर्मेशन आया था। उसके बाद जस्सी जैसा कोई नहीं है भाई, हम वैसे भी जानते हैं, होता वही है, शतक होता है, जो रूट आउट होते हैं, फटाफट से विकेट गिरने चालू होते हैं। जेम्स स्मिथ का विकेट लेकर जाते हैं, बेन स्टोक्स आउट करते हैं बुमराह और फटाफट से 5 विकेट का हॉल कंप्लीट करते हैं। फिर सिरदर्द आते हैं हमारे लिए एक ही प्लेयर, वो थे क्रिस वोक्स और ब्रेंडन कार्स, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ब्रेंडन कार्स हाफ सेंचुरी मार के जाते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पारी खेल के गए, और वो 56 रन चुभ सकते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वो 56 रन बहुत ज़्यादा है जो कि बना के गए हैं ब्रेंडन कार्स, थोड़ा सपोर्ट देकर के गए हैं अपनी बैटिंग लाइनअप को। उसके अलावा जो मैंने आपको बोला था बैटिंग कोलैप्स देखने को फिर से मिल सकता है इंग्लैंड से, वही देखने को मिला। 260 पे 4 थे, 271 पे 7 हुए और 387 पे जाके ऑल आउट हो गए, जहां दनादन विकेट लेकर के गए जसप्रीत बुमराह, और साथ ही साथ सिराज ने भी अग्रेसिव गेंदबाजी रूप धारण किया हुआ था। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये चीज़, सिर्फ 10 ओवर पुरानी बॉल थी इंडिया की, जिसकी शेप चेंज हो चुकी थी, और अंपायर ने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बॉल तो चेंज की, बट वो बॉल लग रही थी 20-25 ओवर पुरानी। तो अंपायर से वहाँ गलती हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा पुरानी गेंद हाथ में थमा दी थी, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत डिसीजन था। केएल राहुल हो, सिराज हो, जडेजा हो, ध्रुव जुरेल हो और जितने भी क्लोजिंग फील्डर थे, सब ने बॉल देख के बोली भाई ये इतनी पुरानी बॉल कैसे दे दी है। क्योंकि अगर आप लेदर की बॉल देखें, अगर मैं अपने आप को दिखाऊँ, तो ये मेरी ओल्ड बॉल है, इसका पूरा लैकर चला गया है, इसकी पूरी शाइन चली गई है। ये आराम से मैं बोलूँ तो 55-60 ओवर पुरानी बॉल है। तो ये नज़र आती है कि भाई कितनी पुरानी बॉल है, और वो बॉल का भी सेम लैकर होता है। लैकर मतलब शाइन, पूरी शाइन खत्म हो गई थी, वो बॉल दे दी थी, और वो पेपर सैंड पेपर से घिस के उसको उतने ओवर पुरानी बनाई जाती है बॉल, वैसी वो बॉल बनाई लग रही थी। और इंडिया को उससे नुकसान ही हो सकता था, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हो सकता था। मैच भी ज़रूर काट लेगा आईसीसी यहाँ पे शुभमन गिल का, क्योंकि लड़ाई हो गई थी एक तरीके से अंपायर से। बट रॉन्ग इज़ रॉन्ग, राइट इज़ राइट, यहाँ पे शुभमन गिल का दावा सही था। बॉल बहुत पुरानी दे दी गई थी एज़ कम्पेयर टू 10 ओवर पुरानी जो गेंद होनी चाहिए थी। तो ये बहुत ज़्यादा मोमेंट देखने को मिल रहा है ड्यूक्स की बॉल का। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है भाई, ड्यूक्स की बॉल का कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया गया उससे वापस ले लो, किसी और कंपनी को दे दो, क्योंकि ये बॉल 10 ओवर भी नहीं टिक रही है, शेप बदल जा रही है और बॉलिंग टीम को दिक्कत बार बार हो रही है। तो हम लोग वापस से एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे जो रूट को फॉर गेटिंग इज 37th सेंचुरी, फिर कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे जसप्रीत बुमराह को जिनने गजब का कम बैक किया। और फिर से ये आपको दिखेगा यहाँ पे एक स्टैंडस्टिल टाइप, जहाँ से एक ग्रूव में से बॉल पास हो
जानी चाहिए और दूसरी में से वो पास नहीं होनी चाहिए। डी शेप्ड हो जाती है बॉल तो कभी कभी दोनों से पास होने लगती है, कभी कभी दोनों से पास नहीं होती है, तो उसी के लिए ये कैचेट बनाया गया है। बट तीसरा टेस्ट मैच है, हर इनिंग में दो दो बार हमने देखा है कैप्टन को अंपायर के पास जाने के लिए कि भाई बॉल चेंज कर दो, प्लीज़ बॉल चेंज कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट ऐसा है जो कि आगे चल के एक स्टुअर्ट ब्रॉड ने बहुत अच्छी चीज़ बोली, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तब मैं वो चीज़ शेयर करूँगा। यहाँ पे फिर से वही मोमेंट होता है जहाँ पे सिराज ने बीजीटी में जो चीज़ की थी वो करते हुए नजर आए थे, बेल्स चेंज की थी, वहाँ वो लेके गए थे ट्रेविस हेड का विकेट, और यहाँ पे भी वैसे ही हुआ था, उन्होंने बेल्स चेंज की और फटाफट से इंग्लैंड हुई ऑल आउट, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था और ज़रूरत भी थी, क्योंकि ये टेस्ट मैच फिसल जाता अगर ज़्यादा रन बना देता इंग्लैंड। उसके बाद क्या होता है, जसप्रीत बुमराह, वी ऑल बिलीव इन जस्सी भाई, जस्सी जैसा कोई नहीं, बूम बूम बुमराह, हर तरफ ये ट्रेंड हो रहा था और टीम इंडिया 387 पे ऑल आउट करती है इंग्लैंड को, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक सा स्कोर था, ना ज़्यादा थे ना ज़्यादा कम था, बराबर था। 387 इस मतलब टेस्ट क्रिकेट के लेवल पे एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आते हैं बैटिंग करने के लिए, दोनों अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं। एक ओवर में 13 रन बना करके जाते हैं यशस्वी जायसवाल। T20 मोड एक्टिवेट होता है, जो बेसबॉल इंग्लैंड ने नहीं खेला था वो बेसबॉल खेल रहे थे यशस्वी जायसवाल, बट जोफ्रा आर्चर ने कम बैक किया, वो बॉल कट के बाहर निकला और वो इतना तेज़ कट लगा कि सेकंड स्लिप पे खड़े थे हैरी ब्रूक, उनके हाथ में इजी कैच गया और पहला झटका लगा टीम इंडिया को। और उसके बाद होता है टी ब्रेक, जहाँ 44 पे 1 पे ख़त्म कर दिया टीम इंडिया। 373 रन पीछे रहती है, 343 रन पीछे रहती है, और ये लीड बहुत ज़्यादा है इंग्लैंड के पास जब तक टी ब्रेक हुआ था। तो हमें पता था टीम इंडिया थोड़ा तो कंट्रोल करना चाहेगी, क्योंकि पहला विकेट गिर चुका है और करुण नायर को एक और मौका मिला इस मैच में, तो उनको भी बड़ी पारी खेलनी थी और उन्होंने फिर से करके दिखाया। पहली पारी को छोड़ दो जहाँ पे वो 0 पे आउट हुए थे, उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा क्रूशल बल्लेबाजी और सॉलिड बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं करुण नायर। पहले उनकी वो पॉजिटिव पॉइंट था, प्लस अपने टीम मेंबर के साथ ही खेल रहे हैं, जिनके साथ 13 साल की उम्र से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, वही टीममेट के साथ खेल रहे थे केएल राहुल एंड करुण नायर। बहुत सालों से खेल रहे क्रिकेट साथ में कर्नाटका के लिए। केएल राहुल तो हमेशा लगता है कितने इजी दिखाते हैं बैटिंग को, लेजी एलिगेंस इनके पास भी है और लगता ही नहीं कि कभी ये कंट्रोल खोलते हैं, इतना अच्छा बल्लेबाजी करके जाते हैं। और वहीं करुण नायर 10 रन बनाते हैं, 20 रन बनाते हैं, 30 रन बनाते हैं, तो लगता है भाई सेटल हो गए, बट आज फिर 40 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और वो जो रूट का कैच बहुत तगड़ा था, इनके सामने 2 बार अपील होती है, एक डाउन द लेग होती है जहाँ थाई पैड पे बॉल लगती है, अंपायर आउट देता है और तुरंत से DRS ले लेते हैं वहाँ पे करुण नायर, बट वो आउट नहीं होते, तो वहाँ पे ओवरटर्न होता है डिसीजन। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था जो रूट वाला विकेट। अगर ग्राउंड के पास जस्ट कलेक्ट की थी वो बॉल, मेरे हिसाब से नॉट आउट दिया जा सकता था, ग्राउंडेड हो सकती थी बॉल, बट अगर आप उसको जूम इन करके देखोगे तो वो कैच ईजिली टेकन था, तो वो अंपायर का अच्छा डिसीजन था कि दैट वाज गिवन आउट। उसके साथ क्या होता है, जो रूट रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, एक और रिकॉर्ड अपने नाम करते हैं, जहाँ पे 211 कैचेस ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। राहुल द्रविड़ को पीछे किया 210 कैचेस में, फिर 205 कैच है महिला जयवर्धने के, 200 कैच थे स्टीव स्मिथ के और 200 कैच है जैक कालिस के। सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पे आ चुके हैं जो रूट। ये रिकॉर्ड तोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि हम जानते हैं राहुल द्रविड़ जितने बड़े वॉल थे उतने ही बड़े सेफ पेयर ऑफ हैंड्स भी थे, उनको पीछे छोड़ना मतलब बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है जो रूट ने। तो आज सारे रिकॉर्ड जो रूट के पीछे भागते हुए नजर आ रहे थे। अभी जब मैं मैच का ही एनालिसिस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पोस्ट मैच रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आखिरी ओवर होना बाकी है टीम इंडिया का, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट ट्राई करेंगे उससे पहले इस सेशन के बारे में और क्या कुछ घटा उसके बारे में बात करने के। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जो बात करनी है वो है ये, स्टुअर्ट ब्रॉड ने कमेंट किया कि एक अच्छी बॉल वो होती है जो कि सेम होती है विकेट कीपर जैसी। विकेट कीपर अपना काम अच्छा करते रहे ना, तो उसकी बात पूरे टेस्ट मैच में नहीं होती है, जब वो गलती करता है तो वो लाइमलाइट में आ जाता है, फोकस में आ जाता है, सारा ध्यान उस पर चला जाता है कि कितनी खराब विकेट कीपिंग कर रहा है। वैसे ही बॉल का है, बॉल जब तक अच्छा खेल रही है ना कोई इसके बारे में सोचता नहीं, बट बॉल जब खराब होती है तो लगता है भाई ये बॉल ही कचरी हो गई है। और ये बात स्टुअर्ट ब्रॉड की बहुत सही है। और अगर आप उनका दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि अ ड्यूक्स बॉल शुड रिमेन कंसिस्टेंट फॉर 80 ओवर्स, मतलब 80 ओवर तक बॉल अच्छी रहनी चाहिए, ना कि 10 ओवर। 10 ओवर के बाद टीम इंडिया ने बॉल चेंज की थी, तो आप सोचो कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं रह गई ड्यूक्स बॉल की। अगर आप ध्यान दे सकते हो तो मैंने बहुत मेहनत की है इस बॉल पे, ये रफ क्रिएट किया है, ये शाइन है, तो ऐसे ही टेस्ट मैच में करना पड़ता है। और अगर आप मान लो 10 ओवर तक एक बॉल पे मेहनत करते हो, फिर बॉल चेंज हो जाती है, डी शेप हो जाती है, तो टेस्ट मैच का कॉन्टेक्स्ट बदल सकता है, रिजल्ट आपके अगेंस्ट जा सकता है। अगर वहाँ पे बॉल डी शेप होती है, फिर गलत बॉल पिक करके अंपायर दे देता है, तो बहुत कुछ खराब जा सकता है। तो ये स्टुअर्ट ब्रॉड का जो कमेंट था, जो ट्वीट था, उसके बारे में डिस्कस करना था मुझे। फिर करुण नायर का जो विकेट मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, वो कैच बहुत ही एक्सेप्शनल था, थर्ड अंपायर ने आउट दिया तो हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठा सकते। उसके बाद 269 बनाने के बाद, 150 रन बनाने के बाद शुभमन गिल का तोड़ निकाल लिया है इंग्लैंड ने, जहां विकेट कीपर क्लोज टू द विकेट कीपिंग करते नजर आ रहे थे। क्रिस वोक्स 135 140 डाल रहे थे, और उसके दौरान होता ये है कि जोफ्रा आर्चर सामने से बाउंसर का ट्रैप लगाते हैं
और गुड लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे क्रिस वोक्स। 4 बॉल उनने लगातार अंदर लाई थी शुभमन गिल को, बट अगले ओवर की पहली बॉल ही बाहर निकाल दी, जो कि आउटसाइड एज लेकर के गया। और बहुत तगड़ा कैच पकड़ा जेम्स स्मिथ ने, क्योंकि क्लोज कीपिंग करते हुए एजेस बहुत तेज़ निकलते हैं, रिफ्लेक्सेस और तेज़ चाहिए होते हैं, और सॉफ्ट हैंड बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि उनके थे। रिसीविंग एंड पे थे, बहुत अच्छा कैच पकड़ा वहाँ पे जेम्स स्मिथ ने, और टीम इंडिया को फटाफट से लगे झटके। पहले आउट हुए जायसवाल, दूसरे करुण नायर, तीसरे आउट हो गए शुभमन गिल, और उसके बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं केएल राहुल के साथ ऋषभ पंत। आखिरी ओवर अभी भी चल रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 145 बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पे, 19 रन बना चुके हैं ऋषभ पंत, जहां एक शानदार छक्का भी शामिल है जो कि मारा था शोएब बशीर को, और हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है केएल राहुल की, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। 53 पे खेल रहे हैं, शोएब बशीर पिटाऊ बॉलिंग कर रहे हैं, और उन पर ज़्यादा भरोसा मुझे भी नहीं है भाई, पता नहीं इंग्लैंड इन पे क्यों भरोसा कर रही है। जैक लीच इनके पास है, और जब इनके पास मोइन अली भी थे ना, तो ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं थी मोइन अली की। अब इनको समझ में आ रहा होगा एक प्रॉपर स्पिनर क्या कर सकता है टीम के लिए। और अभी मैं जैसा देख पा रहा हूँ, बेन स्टोक्स ने पूरी तरीके से घेर लिया है केएल राहुल को। ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई कोई टेल एंडर आया या फिर अभी अभी विकेट गिरा है, इतनी क्लोज फील्डिंग हो रही है। और आपको अगर याद हो, जब जोफ्रा आर्चर अपने दूसरे स्पेल में आए थे, पूरा बाउंसर का ट्रैप था, 5 फील्डर लगाए हुए थे लेग साइड में, और वो सब कैचिंग फील्डर्स थे। और उसके बाद आप सोचो, 5 फील्डर लेग में थे, एक बॉलर हो गया छठा, 7वां विकेट कीपर, सिर्फ 4 फील्डर ऑफ में थे, तो ऑफ में रन बनाने के चांसेस थे। तो वहाँ केएल राहुल तो बाउंसर छोड़ रहे थे, नीचे खेल रहे थे, बट शुभमन गिल ने एक अतरंगी शॉट खेला था, जहाँ विकेट छोड़ के ऑफ साइड में मारने का ट्राई किया था। वो एक ऐसा शॉट था जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व था, बट बात वही हो गई भाई, वहाँ रिस्क लेने गए तो विकेट नहीं मिला, बट एक सॉलिड डिफेंस करने के दौरान उनका आउटसाइड एज लग गया है। अभी जब मैं हम बात कर रहे हैं, दिन का खेल समाप्त हो चुका है, और अगर मैं बात करूँ तो पहले सेशन में 22 ओवर में 102 रन बने थे, 3 विकेट गिरे थे, जहाँ इंग्लैंड ऑल आउट हुआ था। दूसरे सेशन में 4 विकेट गिरा के, और इस सेशन में लगभग 30 ओवर हुए हैं, 101 रन बने हैं, और 2 विकेट गिरे हैं, दोनों विकेट गिरे हैं टीम इंडिया के। तो चलिए एक बार स्कोर कार्ड फटाफट से देख लेते हैं। इंडिया ने अभी भी 244 रन पीछे है, 242 रन पीछे है, तो ये बहुत ज़्यादा रन है। कल इंडिया को जितना हो सके इतना क्लोज जाना पड़ेगा। ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे हैं 19 रन पे 33 गेंदों में, तो अच्छा खेले, 3 चौका लगा चुके हैं। केएल राहुल 53, 113 गेंदों पे, बहुत सॉलिड बल्लेबाजी। मैं आप एक तोड़ आपको बताना चाहूँगा, शायद आपने इस पर ध्यान दिया हो या नहीं, वो ये है कि जोफ्रा आर्चर भाई T20 प्लेयर है, 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। उनकी कमर तोड़ो, कमर तोड़ो मतलब उनको डेड डिफेंस करना चालू कर दो, क्योंकि वो तीसरे या चौथे स्पेल में जाते जाते उनकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि उनकी उतनी भी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, उतनी भी ज़्यादा ताकत नहीं है। आप नेट्स में कितनी भी बॉलिंग कर लो, मैच में ज़्यादा थकान होती है। और अगर मैं नंबर ऑफ ओवर्स देखूँ तो जोफ्रा आर्चर 10 ओवर डाल चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ सिराज की, सिराज ने 23 ओवर डाले थे इंडिया की तरफ से, बुमराह ने 27 डाले थे। तो एक टेस्ट मैच में 27 ओवर डालना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। प्लस बुमराह दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, सिराज का ही तीसरा टेस्ट मैच है। सिराज लगभग 100 ओवर डाल के चले जाएंगे इस टेस्ट मैच में, बट 10 ओवर डाले हैं आर्चर ने, बहुत फ्रेश है अभी। बट अगर उनको चाहते हैं थकान महसूस करवाना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 स्पेल और निकाल जाओ, 5-5 ओवर के 2 स्पेल, 20 ओवर के ऊपर जाने दो एक बार आर्चर को, तब आप आराम से पिटाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आर्चर थक जाते हैं ना, तो उनकी बुरी पिटाई होती है। ये तो हमने IPL में भी देखा है, 2 ओवर में जब उनकी पिटाई हो जाती है, थक जाते हैं, तो बाकी तीसरे चौथे ओवर में भी उनकी पिटाई होती है। फिर राजस्थान रॉयल्स हो, वो उनको कभी भी डेथ में बॉलिंग नहीं करवाते हैं, क्योंकि हमने देखा उनकी पिटाई जब शुरू होती है तो वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। बुरी पिटाई होती थी उनकी उधर से, तो कंट्रोल तो है नहीं, पेस बहुत अच्छी है, और टेस्ट मैच में पेस चलेगी नहीं, आपको सीम और स्विंग आने चाहिए। और मेरे को लग रहा है सिर्फ जोफ्रा आर्चर को एक ही प्लान दिया है, जो कि ये बाउंसर का प्लान, जितनी हो सके उतनी बाउंसर डालो। तो हमने वो देखा भी था, केएल राहुल हो, जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, ऋषभ पंत हो, सबको बहुत बाउंसर डाली है जोफ्रा आर्चर ने। तो ये कुछ घटा है आज दूसरे दिन के खेल में। तीसरे दिन का गेम प्लान की बात करूँ तो सिंपल होने वाला है। शुभमन गिल आउट हुए हैं, तो किसी ना किसी को बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। और शुभमन गिल भाई लगभग 700 रन बना चुके हैं सीरीज़ में, 600 रन, माफ़ कीजिएगा, 600 रन बन चुके हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड के करीब है, जहाँ पे डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड है 954 रन का एक किसी भी सीरीज़ में। अभी 5 पारियाँ हुई हैं, 5 पारियाँ आनी बाकी है, तो वो रिकॉर्ड टूट सकता है। बट कोई भी क्रिकेटर रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलता है। अगर ये रिकॉर्ड नहीं भी टूटा, बट सीरीज़ इंडिया जीत जाएगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप रिकॉर्ड तोड़ते जाओ और सीरीज़ हार जाओ। तो कोई भी प्लेयर ये नहीं चाहेगा कि भाई हम सीरीज़ हार जाएँ बट रिकॉर्ड मेरे नाम हो, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर मैं तीसरे दिन की बात करूँ तो तीसरे दिन का खेल भी कुछ ऐसे ही रहा था। पहला सेशन शेड माना गया था, दूसरा सेशन इंडिया ने जीता था, और तीसरा सेशन फिर से शेड घोषित किया गया है, क्योंकि इंडिया ने 2 क्रूशल विकेट खोए हैं, खासकर शुभमन गिल का, जो कि भाई पिछले 2 ही पारी में 400 प्लस रन बना के आ रहे हैं, और अब उनका तोड़ निकाल लिया गया है। तोड़ क्या है, विकेट कीपर को आगे बुला लो, फुटवर्क करने मत दो, और फुटवर्क बंद कर दोगे तो आप एज निकाल जाओगे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चौथी पारी में जब टीम इंडिया बैटिंग करने आएगी तो शुभमन गिल का क्या गेम प्लान रहेगा, क्योंकि शुभमन गिल का पहली बार डिफेंस को भेदने में कामयाब हुई है इंग्लैंड, और वो भी बहुत ईजीली निकल गया। मतलब ऐसा था कि थोड़ा और बड़ा ड्राइव, थोड़ा और बड़ा पैर निकलता तो हो सकता था वो विकेट बच जाता, बट क्लोज विकेट कीपर होने के बाद वो डबल माइंड हो जाता है कि भाई क्या मैं बड़ा पैर निकालूं, क्या नहीं निकालूं, क्योंकि कीपर बहुत करीब खड़ा है। तो वो कुछ देखने को मिला शुभमन गिल से। बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा होता है, कभी भी आप पीक पे होते तो
डाउनफॉल भी आता है, तो जितना खुश आप पीक पे उतना ही खुश आपको डाउनफॉल पे होना पड़ेगा, क्योंकि ये दिन भी देखना ज़रूरी है अगर आपको एज अ क्रिकेटर ग्रो होना है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप पॉजिटिव लेके जाएँ, कभी ना कभी नेगेटिव वाला टाइम भी आता है। अभी बात करें आने वाले बल्लेबाज की, तो यार नीतीश कुमार रेड्डी है ना भाई, तुम ऐसे की बात कर रहे हो कि बैटिंग खत्म हो गई। नीतीश कुमार रेड्डी है, कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ भाई, लोग बोल रहे हैं जडेजा को भेज देना चाहिए था, वाशिंगटन सुंदर को भेज देना चाहिए था। ऐसा नहीं है भाई, बैटिंग ऑर्डर बहुत लंबा है, और जब पंत आए थे तो 9 ओवर बाकी थे, तो 9 ओवर बहुत होते हैं, तो उस टाइम पे नहीं भेजा जाता आइडियली किसी भी नाइट वॉचमैन को। आकाशदीप रेड्डी ज़रूर थे, बट 9 ओवर पहले मतलब 45 मिनट्स बचे थे तब विकेट गिरा था पंत का, तो मेरे को नहीं लगता कोई भी चांस था वहाँ पे नाइट वॉचमैन लेने का। सही डिसीजन था। नेक्स्ट आएंगे बैटिंग करने नीतीश कुमार रेड्डी, देन आएंगे जडेजा, देन आएंगे वाशिंगटन सुंदर, और उसके बाद आकाशदीप, बुमराह और सिराज दिखेंगे बल्लेबाजी करते हुए। पाँचों दिन बहुत गर्मी रहने वाली है लॉर्ड्स में, बारिश का कोई चांस नहीं है, ओवरकास्ट कंडीशन की भी कोई चांस नहीं है, हीट वेव चल रही है इंग्लैंड में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे दिक्कत परेशानी होने वाली है किसी भी बॉलर को, क्योंकि अगर वो लंबी देर तक बॉलिंग करेगा तो वहाँ पे एग्जॉस्ट होगा, गर्मी ज़्यादा है भाई। 25 डिग्री पे वहाँ पे बोला जाता है कि लू चल रही है। इंडिया में 42, 45, 47 डिग्री होता है, तब बोलता है लू चल रहा है भाई, घर से बाहर मत निकलो। 25 डिग्री सेल्सियस में हवा चलेगी तो लोग तो यहाँ पे मुंबई जैसी जगह पे तो उसको मानेंगे कि ठंड चल रही है। तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो कि फ़नी भी इंसिडेंट है, बट वहाँ पे आप देखोगे फिज्ड एप्पल जूस पीते हुए नज़र आते हैं लोग, और फॉर्मल्स में आते हैं, और वहाँ पे लॉन्ग रूम की जो वॉक होती है वो काफ़ी आइकॉनिक होती है। मैं बस एक चीज़ का वेट कर रहा हूँ, वो है बोर्ड ऑफ ऑनर्स में, जहाँ पे जो रूट ने अपना नाम लिखवाया शतक लिख करवा के, तो ऐसे ऐतिहासिक वेन्यू पे कौन होगा वो प्लेयर जो अपना नाम वो ऑनर्स बोर्ड पे लिखवाएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है कौन प्लेयर डिजर्व करता है यहाँ से सेंचुरी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर लाइव चैट में आप फटाफट से लिखना चालू कर दीजिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ केएल राहुल का नाम चढ़ चुका है भाई, पंत भी मारेंगे भाई, पंत की भी 9वीं सेंचुरी आनी बाकी है, तो मुझे लग रहा है उनकी भी सेंचुरी आ सकती है, बट डिजर्विंग है केएल राहुल, क्योंकि बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर है, लेजी एलिगेंट है, प्लस महसूस ही नहीं होने देते टेस्ट मैच किस डायरेक्शन में इंडिया गिरी भी हो तब भी वैसी बैटिंग, जब इंडिया टॉप हैंड पे तो भी वैसी बैटिंग, और जब T20 खेलना है तो भी वैसी बैटिंग, जब स्लो खेलना है तो भी वैसी बैटिंग। तो केएल राहुल इज़ जो बोलते हैं ना कमाल लाजवाब राहुल, जो आकाश ने नाम दिया उनको, आकाश चोपड़ा ने, वो एकदम करेक्ट नाम दिया है, क्योंकि वो वैसे ही लेवल का क्रिकेट खेलते जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि करुण नायर को एक और मौका मिले अगली इनिंग में, तो वो अच्छा स्कोर कर जाए, वरना मुझे लग रहा है साई सुदर्शन दूर नहीं है कम बैक करने के चौथे 5वें टेस्ट में। और मैं अगर कमेंट देख रहा हूँ तो बात चल रही है गिल की शॉट की, तो भाई गिल उस पर कुछ नहीं कर सकते थे, उनका वो सॉलिड डिफेंस था, बॉल थोड़ी कट के जब बाहर निकलती है तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर कीपर पीछे होता ना तो डेफिनेटली मैं बुरा थोड़ा और बैट निकलता आगे, थोड़ा और पैर निकलता, तो वो बॉल वही लग के नीचे गिर जाती। जब कीपर पास में होता है ना तो आप हाफ हार्टेड जाते हो, ना आगे पूरा जाते हो ना पूरा पीछे रहते हो, और उसी मैच लगता है। तो वो हुआ गिल के साथ, गिल ने अपना विकेट नहीं दिया है, वो बहुत अच्छी टैक्टिकल माइंडसेट था और गेम प्लान सेट किया था इंग्लैंड ने। तो ये कुछ घटा है दूसरे दिन के खेल में, तीसरे दिन बहुत कुछ घट सकता है, क्योंकि थर्ड डे ऑलवेज इज अ मूविंग डे इन द टेस्ट मैच। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या टेस्ट मैच इंडिया की तरफ झुकेगा या झुकेगा इंग्लैंड के पक्ष में, क्योंकि इंग्लैंड अभी भी 242 रन आ गया है, उनके पास बैंक में भी बहुत रन है, वो अगर 1-2 विकेट जल्दी ले लेते हैं तो वो फ्रंट फुट पे आ जाएंगे, और वही अगर ये पार्टनरशिप 100 रन की हो जाती है अगर केएल राहुल और पंत की, तो बैकफुट में चली जाएगी इंग्लैंड। तो मैं वही बोलूँगा जैसे मैंने आपको तीसरे सेशन में बोला था कि हम 2 ही विकेट गिरना अफोर्ड कर सकते हैं, बट स्कोर पार होना चाहिए 150 के, वो तो लगभग नहीं हुआ, बट 2 विकेट हमने ज़रूर खो दिए। कल के लिए बोलूँगा 100 रन बने पहले सेशन में और एक ही विकेट गिरे मैक्सिमम, तब इंडिया का मैं कमबैक मानूंगा, क्योंकि तब रन्स भी कम बचे होंगे, और एक विकेट के बाद आप तेज़ी से खेल भी सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर भी क्लासिकल बैटिंग कर सकते हैं, लंबी बैटिंग कर सकते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा टीम इंडिया कैसा कमबैक करती है। आपको क्या लगता है ये जो ऑनर्स बोर्ड है वहाँ पर किसका नाम आएगा शतक लगाने के बाद, क्योंकि 2 प्लेयर अपना नाम लिख चुके हैं, पहले हैं जो रूट शतक के बाद, और वहाँ पे जसप्रीत बुमराह 5 विकेट लेने के बाद भी ऑनर्स बोर्ड पर नाम लिखा चुके हैं, जो कि दूसरे प्लेयर बने हैं ईशांत शर्मा के बाद, जिनने वहाँ नाम लिखवाया है। तो कैसा लगा ये अपडेट, कैसा लगा एनालिसिस, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।